आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज के लिए हमने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है, क्योंकि हर्षवर्धन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार आते हैं और साथ ही उसमें डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस हर्षवर्धन को इतना क्लियर कर देते हैं, हर्षवर्धन काल को इतना क्लियर कर देते हैं, ताकि एक भी कंफ्यूजन आपके किसी भी कंपटीशन में हर्षवर्धन से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका उत्तर आपसे गलत नहीं होगा। आइए बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर्षवर्धन हर्षवर्धन के जो वंशज थे वो कौन थे, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। तो ये मोखरी वंश जो था, मोखरी जो वंश थे, मोखरी जो थे वो गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के सामंत, ये आपको ध्यान रखना है। अब गुप्तों के जो सामंत थे वो गया के मूल निवासी थे। गया कहाँ है? बिहार में है। ये आपको ध्यान देना है। अब मोखरी वंश के जो शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। कन्नौज को बनाया था राजधानी। राजधानी समझते जाइए, अभी इसकी मैं जड़ आपको बता रहा हूं। और जो इस वंश के जो प्रमुख शासक थे वो आपके हरिवर्मा थे। हरिवर्मा थे, आपके आदित्य वर्मा थे, और आपके गृह वर्मा थे। गृह वर्मा, और आपके ईशान वर्मा थे। ईशान वर्मा, और आपके सर्व वर्मा थे। ये महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूं। और इनका जो उत्तराधिकारी था वो हर्षवर्धन था। आपको एक ट्रिक भी ये समझ लेनी चाहिए, समझने की भी है, करने की है। यदि आपसे पूछा जाए कि मौखरी वंश के शासक निम्नलिखित में से कौन था या कौन नहीं थे, तो आपको ये ध्यान से रखना कि जिसके आगे वर्मा लगा होगा, वर्मा लगा होगा, वो मौखरी वंश का होगा। ये आपको ध्यान देना है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब आइए हर्षवर्धन के बारे में जानते हैं कि हर्षवर्धन की सूचना कहां से मिलती है, कैसे मिलती है, क्यों मिली और क्यों महत्वपूर्ण है। आइए आप देखिए, हर्ष के समय की जो विस्तृत सूचना है वो कहां से मिलती है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो बाण भट्ट है, बाण भट्ट की जो रचना है जिसे आप कहते हैं हर्षचरित, यहां से मिलती है जानकारी कि कोई हर्षवर्धन था। और कहां से मिलती है? और भी आपको मिलती है, जो जो राज तरंगड़ी थी, राज तरंगड़ी, राज तरंगड़ी जो रचना है, पुस्तक है, और उसके लेखक है कल्हड़, यहां से मिलती है। और कहां से मिलती है? और भी है, चीनी जो सूत्र हैं, चीनी, चीनी सूत्रों से मिलती है। ये महत्वपूर्ण है। अब आपको ये भी समझना है कि जो हर्ष थे और हर्ष के जो सिस्टर थी राज्यश्री, वो दोनों, हर्ष प्लस राज्यश्री, ये विशेषता है। दोनों दोनों एक साथ सिंहासन पर बैठते थे, दोनों एक साथ शासन करते थे, दोनों एक साथ कानून लागू करते थे। और राजधानी कहाँ थी? कन्नौज में थी। इन दोनों की जो जहां बैठते थे वो कहाँ थी? कन्नौज में थी। और हर्ष ने क्या किया? हर्ष ने कन्नौज से राजधानी थानेश्वर, आप जानते हैं
हरियाणा वाले साइड, वहां पर स्थानांतरित की। ये आपको ध्यान रखना है। आइए, और क्या है, आगे और भी है। जैसे कि राज्यश्री जो थी, वो क्यों की? इसलिए कि जो राज्यश्री थी उसको प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता देने के लिए उसने अपनी राजधानी थानेश्वर की। वह अन्य धर्म में भी महानता सिद्ध करता था। हर्ष ने कन्नौज में जो विभिन्न धर्म थे, संप्रदाय थे, आचार्य थे, महापुरुष थे, उनकी एक विशाल विशाल सभा बुलाई थी। और साक्ष्य के अनुसार, चीनी साक्ष्यों के अनुसार, चीनी साक्ष्यों के अनुसार ये कहा जाता है कि जब इसने उस समय सभा बुलाई थी तो उस समय इसकी सभा में 20 देशों के 20 देशों के व्यक्ति, 20 देशों के ब्राह्मण, 20 देशों के सैनिक, 20 देशों के राजपुरुष शामिल हुए थे। और अपने देश के भी जो ब्राह्मण थे, श्रमण थे, सैनिक थे, राजपुरुष थे, महान थे, वो सारे उपस्थित हुए थे। और इस सभा की जो अध्यक्षता थी वो हैंसांग ने की थी, जो हैंसांग एक चीनी यात्री था। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे है आपका हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो घटना थी प्रसिद्ध, एक तो घटना ये थी कि जो नर्मदा नदी थी उस पर, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर मतलब हर्षवर्धन और पुलकेशिन, जिसे हम कहते हैं पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन पुलकेशिन द्वितीय का आक्रमण हुआ नर्मदा नदी पर। और उस आक्रमण में नर्मदा के जब तट पे हुआ, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। ये कई बार प्रश्न आता है कि हर्षवर्धन को पराजित किसने किया? आपका उत्तर होना चाहिए पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। और ये जानकारी मिलती कहां से? ये भी आता है कि पराजित किया, ये कौन सा प्रमाण है, कौन सा साक्ष्य है जिससे मिलती है? ये पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनकी एक प्रशस्ति है, वो है जो एहोल एहोल प्रशस्ति जो है, उससे ये जानकारी मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी जानकारी देता कौन है? हैंसान ने इसकी जानकारी दी। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके के भी प्रश्न बनते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। आगे ये देखते हैं कि जो हर्षवर्धन था उसके शासनकाल में चीनी यात्री यानी हैंसांग जो था, कौन था? ये कौन था? चीनी यात्री था। चीनी यात्री अर्थात चीन का रहने वाला था। और भारत में जो आया था ये, वो 629 ईस्वी में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। 629 ईस्वी में आया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है? उसने जो अपनी यात्रा का विवरण दिया, वो एक उसकी पुस्तक है जो कई बार आता है। आपको ध्यान देना, सी यू की, उस पुस्तक का नाम है सी यू की। क्योंकि कई बार ये बात पूछी गई है कि हर्ष जो चरित की रचना, हर्ष जो हैंसांग है, उसने जो उसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो सी यू की। और उसमें क्या विवरण दिया है? यात्रा का विवरण दिया है। और हर्ष जो हैंसांग है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। ये आपको ध्यान देना, यात्रियों का राजकुमार, ये आपको ध्यान देना है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि हर्ष ने अपनी राजधानी
किसे बनाया? तो आपको पता है, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया। और क्या क्या घटित हुआ? ये राजधानी बनाने के पीछे और तर्क क्या क्या रहे? हेनसांग के अनुसार हेनसांग क्या बताता है? किसके बारे में? भारत के बारे में क्या बताता है कि उस समय क्या होता था? तो उस समय बताता था कि जो सड़कें थीं, सड़कें सड़कों की जो व्यवस्था थी वो बहुत बुरी थी, व्यवस्था खराब। ये उसने अपनी किताब में बताया। और उसने क्या बताया? अपराध बहुत बड़े हुए थे। अपराधों की जो संख्या थी वो अधिक थी, इतनी अधिक थी कि अपराध कहीं पर भी हो जाता था, यानी मार्गों में भी हो जाता था, सड़कों में हो जाता था, खुले आम हो जाता था। हर प्रकार का करप्शन था, हर प्रकार की बुराई थी, हर प्रकार का अपराध था, हर प्रकार की घृणा थी। ये उसने बताया। और क्या बताया उसने? उसने बताया कि यदि कोई अपराधी होता था तो अपराधी को क्या सजा दी जाती थी, उसके तरीके क्या थे, अपराधी के तरीके क्या थे सजा देने के? तो उसके थे, उसे अग्नि की सजा दी जाती थी, और उसे जल यानी बहुत बड़े जल में डुबाया जाता था। वो यहां तक की बात है, उसे विष भी पीने के लिए दिया जाता था। ये उसकी परीक्षाएं ली जाती थी कि अगर आपने अपराध किया है, अग्नि पर चलो। आपने अपराध किया है, समुद्र में कूदो। आपने अपराध किया है, नहीं किया है, तो आप जो है विष खाओ। अगर विष खाओगे, अपराध नहीं किया है, बच जाओगे। आप बहुत समुद्र में, तालाब में डूबो, नहीं मरोगे। इस तरीके की जो दिव्य परीक्षाएं थी, दिव्य परीक्षाएं उन्हें कहा जाता था। उसकी पुस्तक में लिखा है दिव्य परीक्षाएं, वो कराई जाती थी। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारी थी। और कर काय पे लगते थे? कर, जिन्हें कहते हैं हम टैक्स, तो वो आपके मार्गों पे लगते थे। और काय पे लगते थे? मार्गों पे, घाटों पे लगते थे। घाट जो होते थे, घाटों पे भी लगते थे, मार्गों पे भी लगते थे। जो बिक्री होती थी वस्तुएं, उन पे भी लगते थे, यानी वस्तुओं पर लगते थे। इस तरीके के जो है वो कर थे। और जिसे, इन कर से ही, जो ये जो कर थे ना, इनसे राज्य की आय का साधन था। और तो बेचारे के पास कोई बात थी नहीं, बोले इसी पे करना है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन्हें आप सटीकता से समझते चलिए, कानों में बैठाते चलिए। यहीं से प्रश्न आएंगे। हर्षवर्धन काल से हटकर यहां से एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। आइए आगे देखते हैं। अब हर्ष, ये दोबारा से, हाँ दोबारा नहीं, हर्षवर्धन के समय की जो प्रमुख घटना है ये हमने बता दिया, ऊपर भी था। ये वाली, ये दोबारा टाइप हो गया है इसलिए इसको नहीं, आगे बता दें। अब हैंसांग के अनुसार क्या क्या होता था, ये आपको देखना है। अब देखिए, हैंसांग के अनुसार ये होता था कि एक उनने जानकारी दी कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। और ये बार बार कंपटीशन में आता है। इस विश्वविद्यालय में उसने 600 जो 37 ईस्वी थी उसमें शिक्षा ग्रहण की। और इसका कुलपति कौन था? ये कई बार पूछा जाता है कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय था तो कुलपति का नाम पूछा जाता है। उसका नाम था आचार्य शीलभद्र। आचार्य शीलभद्र उसका नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। और हैंसांग के अनुसार ये जानकारी दी जाती थी कि उस समय मथुरा जो था, मथुरा वो सूती वस्त्रों का केंद्र था, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था मथुरा। और एक शहर और था आपका वाराणसी। उस समय समझिए आप, उस समय ये रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, रेशमी वस्त्रों के लिए। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। और मतलब
उसने अतिथि जो थे, अतिथि को मतलब क्या कहा जाता था? अतिथि, अतिथि को क्या उपाधि दी जाती थी? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया। चिंतामणि भूमि, चिंतामणि भूमि ये। और व्यापारियों को क्या कहा जाता? व्यापारियों के लिए, व्यापारी के लिए क्या कहा जाता था? ये तो अतिथि के लिए कहा जाता था, व्यापारी के लिए कहा जाता था लाल भूमि। ये उस समय की एक प्रसिद्ध भाषा थी। आइए आगे देखते हैं। आगे है और अंतिम है, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। हर्ष की मृत्यु के बाद क्या हुआ? यह है हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज, यानी कन्नौज जो केंद्र था वो विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया। हर्ष की मृत्यु हो गई और वहां पर विभिन्न केंद्र बन गए। और उस समय जो कन्नौज था, उस कन्नौज के नाम थे। ये कई बार कंपटीशन में आता है, आपको ध्यान देना। कन्नौज को क्या कहा जाता था? कन्नौज को महोदया कहा जाता था। और क्या कहा जाता? महोदया श्री कहा जाता था। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार यहां तक की बात है कि आईएएस तक के कंपटीशन में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसके बाद में और क्या हुआ? ये तो जो है कन्नौज का नाम हो गया, यानी कन्नौज का नाम आपका परिवर्तित हो गया महोदया में, महोदया श्री में। और क्या हुआ? और ये हुआ वहां पर तीन बड़ी शक्तियां, तीन बड़ी जो शक्तियां हैं उनका प्रादुर्भाव हुआ, उत्पन्न हुई। और वो तीन बड़ी शक्तियां कौन थी? आपकी एक पाल थी, एक प्रतिहार थी, और कौन थी? एक आपकी राष्ट्रकूट थी। ये पाल वंश प्रारंभ हुआ, प्रतिहार वंश जिसे गुर्जर प्रतिहार वंश कहते हैं, और राष्ट्रकूट वंश, इनका प्रारंभ होता है। और क्या हुआ राष्ट्रकूट के बीच, यानी इन तीनों के राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष हुआ होता है, जो 8वीं और 9वीं शताब्दी में हुआ। उत्तर भारत के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में प्रतिहारों को सफलता मिली, केवल गुर्जर प्रतिहार ही विजय हुए और पाल और राष्ट्रकूट हार गए। ये इससे महत्वपूर्ण जानकारी है। एक जानकारी मैं और आपको बता देता हूं, आप सुनिए, हर बात लिखी नहीं जा सकती। जो चीनी यात्री था इत सिंह, जिसका नाम था इत सिंह, इत सिंह, इत सिंह यात्री था जो कि 671, कहीं कहीं 672 भी लिखा हुआ है, 600, सॉरी मिटा देता हूं, 671 या 672 ऐसे भी आता है। मैं जब वह युवक था, बिल्कुल यंग था, ये सिंह, अपने उसने अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा जाहिर की थी, कि ये मैं देखना चाहूंगा कि जो 37 बौद्ध सहयोगी थे उनके अवशेष कैसे हैं। उसने इसलिए विश्व का भ्रमण किया था। और वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से भारत आया था। दक्षिण का समुद्री मार्ग आप जानते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, चेन्नई, इधर से घुसना, जहां से वास्को डिगामा घुसा था 1498 ईसा पूर्व में। बताऊंगा उसके बारे में, जड़ से बताऊंगा और एकदम से पक्का कर दूंगा। यहाँ पे केवल हर्षवर्धन को पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस हर्षवर्धन पर होना है। तो वो आया था, और 693-94 के लगभग सुमात्रा होते हुए, सुमात्रा इंडोनेशिया की बात बता रहा हूं, वह चीन वापस लौट गया था। प्राचीन कालीन चीनी लेखों ने भारत का उल्लेख इनतु, इनतु जानते हैं, ऐसे लिखा जाएगा, इनतु, इस नाम से क्या है, जो भारत का उल्लेख किया है वो इतिहास में लिखा हुआ इनतु। ये आता है कि जो चीनी यात्रियों ने, चीनी लेखकों ने, चीनी सम्राटों ने जो भारत का उल्लेख किस नाम से किया है, तो इनतु। कहीं कहीं तो इनतु को थियानतु भी लिखा है उन्होंने, थियानतु। तो ये आप ध्यान रख लें। और नालंदा जो विश्वविद्यालय था, आप ध्यान रखेंगे, नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसका उसका जो वो करा था, मतलब नाश किया था, उसे किया था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी। ये प्रश्न कई बार आया, अर्थात इसे बताना का वो नहीं है, मगर इससे जुड़ी हुई घटना आ गई तो बता देते हैं।
बख्तियार खिलजी ने किया। ये भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार था बख्तियार खिलजी का। और विक्रमशिला के जो प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय थी, जो विश्वविद्यालय था, उसकी स्थापना बंगाल के जो शासक थे, पाल शासक थे, क्योंकि पाल शासकों के अंत में पाल लगा होता है, जैसे आपका धर्मपाल, जैसे आपका गोपाल, इस तरीके से कई है। जैसे मैंने आपको बताया गृह वर्मा, ईशैन वर्मा, आदित्य वर्मा, इस तरीके से। तो ये आपकी है। और आपको ये भी बताता चलूं कि शंकराचार्य के अनुसार अनुसार शंकराचार्य आदि, जो जिसे कहते हैं आदि के नाम से जाना, 8वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल में हुआ था, और केरल के कलाड़ी गांव में हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था, और उन्होंने 4 मठ स्थापित किए थे, जो कि एक श्रृंगेरी में है, मतलब श्रृंगेरी में है, द्वारका में है, पुरी में है, और जोशीमठ उत्तराखंड में है। ये आपके क्या है, ये आपके कई बार पूछे जाते हैं कि जो मठ का विवरण दिया था, वो श्रृंगेरी किस दिशा में है, दक्षिण में है। द्वारका कहाँ है, गुजरात में, पश्चिम में है। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में अर्थात पूरब में। ज्योतिर्मठ कहाँ है, उत्तराखंड में अर्थात उत्तर में। और 4 धाम है, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वर, ये धाम है, ये आप ध्यान रखें। और सबसे छोटा जो धाम है वो उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए, आज हमने आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हर्ष से संबंधित जानकारियां आपको जुटाई। 2 मिनट का एक क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि आपके दिमाग में संपूर्ण तरीके से बस जाए। अब मेरी बात को, आपको जो भी मैंने पढ़ाया है, जो मैंने लिखाया है, आप केवल कान कान से सुने। पूरी घटना को, जो ये 20 की या 10 या 15 मिनट की है, पूरी घटना को 2 मिनट में याद करा देता हूँ। मैंने आपको सबसे पहले बताया, सर जी आपको बताया कि मोखरी जो थे वो गुप्तों के सामंत थे, और गुप्त जो थे वो मूलतः गया के रहने वाले थे। मैंने आपको बताया मोखरी वंश के जो शासक थे, उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। और इस वंश के जो शासक थे वो हरि वर्मा थे, आदित्य वर्मा थे, ईशान वर्मा थे, सर्व वर्मा थे, और मैंने गृह वर्मा भी आपको बताया था। मैंने ये आपको ये भी बताया था कि हर्ष के समय की जो जानकारी मिलती है कि कोई हर्षवर्धन था, हमें बाण भट्ट की जो रचना है हर्षचरित से मिलती है, और हमें कलहड़ की जो रचना है राजतंगनी से मिलती है, चीन के जो सूत्रों से मिलती है। और मैंने आपको ये भी बताया हर्ष एवं राज्यश्री दोनों कन्नौज के सिंहासन पर साथ साथ बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज इसलिए बनाई, ताकि राज्य श्री को प्रशासनिक कार्यों में मेरे द्वारा पूरी सहायता मिल सके, कोई उसे उलझा ना सके, कोई उसे भटका ना सके, कोई उस पर आक्रमण ना कर सके, कोई उसे सता ना सके, इसलिए उसने करी। मैंने आपको ये भी बताया था कि चीनी साक्ष्यों के अनुसार जिस समय उसने अपनी सभा बुलाई थी, उस समय उसकी सभा में दुनिया के 20 देशों के विद्वान शामिल थे, भारत के भी शामिल थे, जिसमें प्रसिद्ध ब्राह्मण थे, प्रसिद्ध श्रमण थे, प्रसिद्ध सैनिक थे, प्रसिद्ध राजपुरुष थे, ये भी मैंने आपको बताया। और उसकी अध्यक्षता हैंसांग ने की थी। और हैंसांग कौन था, चीन का यात्री था, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। मैंने आपको बताया पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध नर्मदा नदी के तट पर हुआ। पुलकेशिन द्वितीय की जो है इसमें विजय हुई, और हैंसांग इसमें पराजित हुआ। मैंने आपको ये भी बताया हर्षवर्धन के समय की प्रमुख घटना कौन सी थी। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो ग्रंथ है, जो सी यू की, मैंने आपको बताया सी यू की, इसके अनुसार मैंने आपको बताया था कि जो इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। और हैंसांग के अनुसार सड़कें जो थी वो पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं थी, पूरा भ्रष्टाचार होता था, महिलाओं को लूट लिया जाता था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता था, कन्याओं को चुरा लिया जाता था। और किसी को यदि अपराधी को पकड़ लिया जाता था, शक के आधार पर पकड़ लिया जाता था, कभी कभी निर्देश को भी पकड़ लिया जाता था, तो उसके अपराध को सिद्ध करने के लिए उसे अग्नि की परीक्षा से गुजरना पड़ता था, उसे जल की परीक्षा से गुजरना पड़ता था, उसे विष की परीक्षा से गुजरना पड़ता था, अपने अपराध को निरपराध में निर्दोष साबित करने के लिए। जैसे उसे अग्नि पर चलना पड़ता था, उसे अग्नि में कूदना पड़ता था, उसे समुद्र में डूबना पड़ता था, उसे तालाब में डूबना पड़ता था, उसे विष खाना पड़ता था, कि यदि आपने अपराध नहीं किया है
तो आप अग्नि परीक्षा दीजिए, आप समुद्र में कूदिए, तालाब में गहरे पानी में डुबकी लगाइए। अगर आपने नहीं किया है आप विष पीजिए, आपने नहीं किया है तो आप जो है बच जाएंगे। ऐसी उस समय दिव्य परीक्षाएं ली जाती थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हर्ष हैंसांग के अनुसार जो मार्ग होते थे, घाट होते थे, वस्तुएं होती थीं, उस पर कर लिया जाता था। यहीं से राज्य को आय होती थी। मैंने आपको ये भी बताया था 600 जो 37 ईस्वी थी वो हैंसांग नालंदा विश्वविद्यालय आया। यहाँ के जो कुलपति थे वो सीलभद्र थे। और मैंने ये भी बताया था कि मथुरा उस समय सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी जो थी वो आपका रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मैंने आपको ये भी बताया कि बाण ने ये बताया था, बाण का मतलब बाण भट्ट ने ये बताया था कि अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि का प्रयोग किया जाता था और व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया जाता था। मैंने आपको ये भी बताया था कि हर्ष की जब मृत्यु हुई, हेलो, तो मैंने आपको बताया कि हर्ष की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद में जो कन्नौज था उसकी जो शक्तियों का आकर्षण केंद्र बन गया, सबकी शक्तियों का आकर्षण केंद्र बन गया। और कन्नौज को उस समय कन्नौज को आपको मैंने बताया, कन्नौज को महोदया कहा गया, महोदया महोदया कहा गया, ये मैंने आपको बताया। महोदया श्री कहा गया, ये मैंने आपको बताया, महोदया श्री। और इतना महत्वपूर्ण स्थान हो गया कन्नौज का कि जो सारे लोग थे, सारे लोग का मतलब बड़ी शक्तियाँ थीं, और उस समय 3 बड़ी शक्तियाँ थीं। एक पाल वंश था, गुर्जर प्रतिहार वंश था और आप राष्ट्रकूट वंश था। इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। और ये जो संघर्ष था 8वीं 9वीं शताब्दी में हुआ और उत्तर भारत के इतिहास में इससे बड़ी महत्वपूर्ण घटना आज तक यानी 9वीं शताब्दी तक नहीं घटी। इस संघर्ष में प्रतिहारों को सफलता मिली। मैंने ये बताया आपको। और मैंने मित्रों, आपको साथियों, सर जी, मैंने आपको ये समझाया था कि चीन यात्री इत सिंह ने 671 या 672 ईस्वी में, जब वह युवक था, जवान था, यंग था, बहादुर था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ, जो बौद्ध धर्म के अवशेष थे उस समय, उन्हें देखने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने विश्व का भ्रमण किया। वह दक्षिण के समुद्र मार्ग से होकर भारत आया। वो मैंने आपको बताया कि समुद्र का दक्षिण मार्ग मतलब भारत का जो दक्षिण मार्ग था वो कौन सा था आपका, वो मैंने आपको बताया तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ये जो आंध्र प्रदेश, इस तरीके से जो ये सीमा थी जो आपकी, ये दक्षिण भारत में आती थी। 694 ईस्वी के बाद सुमात्रा से आया था वो। सुमात्रा किधर है? इंडोनेशिया से होता हुआ है, जो इधर के साइड से आया। फिर वह चीन से वापस लौटा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी चीनी लेखक हुए हैं, चीनी रचनाकार हुए हैं, तो उन्होंने भारत का उल्लेख जो किया है वो इन तू के नाम से किया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसे कहीं कहीं थियान तू भी कहा गया है। ये जानकारी मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको बताया कि उस समय एक नालंदा विश्वविद्यालय था जो बख्तियार खिलजी जो था उसने उसको नष्ट किया, पूरी तरीके से विनाश कर दिया। और विक्रमशिला जो बौद्ध विश्वविद्यालय था, बंगाल के पाल शासकों यानी बंगाल के जो पाल शासक थे उसमें एक शासक था धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये कई बार कंपटीशन में आता है। मैं सर जी आपको वही ग्रहण करा रहा हूँ मित्रों, मैं वही बता रहा हूँ आपको जो अक्सर कंपटीशन में आया है। जब मैं बोलूँ ये कंपटीशन में आया तो समझ लीजिए ये कंपटीशन में आया है, बहुत ही कंपटीशन में आया है और उसका ही विस्तार कर रहा हूँ, इसलिए उसके आने की भी संभावना ज़्यादा है। और आइए आगे मैंने क्या बताया, शंकराचार्य आते हैं उसके बाद में। और शंकराचार्य हैं जिन्हें श्री शंकराचार्य आदि के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी, क्योंकि 8वीं और 9वीं शताब्दी का जिक्र चल रहा है तो उसी शताब्दी की बात आपको बता रहा हूँ। केरल में जन्म हुआ और केरल का एक गांव था कलाड़ी, जिसे कलादी भी कहते हैं, कलादी भी कहते हैं, कलाड़ी भी लिखा हुआ आएगा कहीं कहीं, ये आपको समझना है। ये जो गांव था इसमें जन्म हुआ। इन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। शंकराचार्य ने 4 मठ बनवाए। और 4 मठ कहाँ थे? उत्तर में मतलब दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में। मैंने आपको बताया कि दक्षिण में श्रृंगेरी था जो कर्नाटक में है, पूरब में आपका
पुरी में है जिसे उड़ीसा में है, पश्चिम में आपका गुजरात में है जिसे द्वारका कहते हैं, और आपका उत्तराखंड में जोशीमठ है जिसे जो उत्तर में है। 4 धाम भी बनवाए थे जो बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वर आते हैं। आपको पता है कि ये सब कहाँ, बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है, रामेश्वर तमिलनाडु में है। जबकि छोटा धाम 4 धाम है जो उत्तराखंड में है। ये आपको मैंने जानकारी शुरू से दी। साथियों, इसको आप बड़ी गंभीरता से देखना, गंभीरता से सुनना, गंभीरता से नोट्स बना लेना। ये आपके लिए ऐसी महा मैराथन क्लास है। यदि आप इस हर्षवर्धन को एक बार देख लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 2 बार देख लेते हैं, आजीवन कोई सा भी आप कंपटीशन दें, आपको हार मिलने वाली नहीं है, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए और फीडबैक भी ज़रूर दीजिए, ताकि मैं आपको मजबूती के साथ पढ़ा सकूं, मुझे शक्ति मिल सके। आइए, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।